हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट हेरिक की एक बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी कविता टू डैफोडिल्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हेरिक का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद आगे। ये हैं हमारे रॉबर्ट हेरिक महोदय। इनका जन्म 1591 में लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये 17वीं शताब्दी के बहुत बड़े कवि हैं। इनको सन्स ऑफ बेन जो ग्रुप था उसके अंतर्गत भी माना जाता है। सन्स ऑफ बेन का मतलब क्या होता है? सन्स ऑफ बेन मतलब बेन जॉनसन। एक 16वीं शताब्दी में बहुत बड़े, ये है हमारे बेन जॉनसन महोदय। ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हुए जो शेक्सपियर के कंटेम्पररी भी रहे हैं। तो उन्हीं के स्टाइल में बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हैं जो कि 17वीं शताब्दी में भी लिखे। तो उनको सन्स ऑफ बेन कहा जाता है। ठीक है, ये एक कैवेलियर पोएट भी थे। कैवेलियर पोएट का मतलब क्या होता है? कैवेलियर पोएट एक छोटा सा कवियों का ग्रुप था जो कि ये हमारे चार्ल्स फर्स्ट महोदय हैं, जो कि 1625 से 1649 तक शासनकाल रहा। और इनके फेवर में जो पोएट लिखे उनको कैवेलियर पोएट कहा गया। क्या कहा गया? कैवेलियर पोएट कहा गया। उसमें रॉबर्ट हेरिक, जॉन सकलिंग, लवलेस, ये सब जो कवि थे इनको कैवेलियर पोएट कहा जाता है। लेकिन एक बात और हम लोगों को जानना होगा, एक शब्द आता है कैरोलाइन पोएट। देखिए, इनके शासनकाल में जितने कवि हुए, जितने कवि लिखे, उन सभी कवियों को सामूहिक रूप से कैरोलाइन पोएट कहा जाता है। चाहे वो मिल्टन हो, हर्बर्ट हो, वॉन हो। लेकिन मिल्टन जो कि एक प्यूरिटन एज के भी कवि माने जाते हैं, प्यूरिटन पोएट थे, लेकिन उनको कैवेलियर पोएट नहीं माना जाता है। कैवेलियर पोएट वो पोएट थे जो कि इनके शासनकाल में हुए और इनके फेवर में लिखे। जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था तो उस समय इनका मतलब साथ दिए। लेकिन कैरोलाइन पोएट जो थे वो इनके फेवर वाले भी थे और कुछ ऐसे थे जैसे कि जॉन मिल्टन, हर्बर्ट, एसा वॉन, वो जो कि इनके अगेंस्ट में थे। तो कैरोलाइन पोएट के बारे में हम कह सकते हैं कि कैरोलाइन पोएट्स जो सभी थे वो कैवेलियर थे, लेकिन सभी कैवेलियर पोएट मैं उल्टा बोल दिया हूं। सभी कैवेलियर पोएट कैरोलाइन थे, लेकिन सभी कैरोलाइन कैवेलियर नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो रॉबर्ट हेरिक महोदय हैं, इनकी जो वर्ल्ड फेमस जो कलेक्शन है वो है हेस्पेरिडस। क्या है नाम उसका? हेस्पेरिडस। हेस्पेरिडस जो कि 1648 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1648 में प्रकाशित हुई। हेस्पेरिडस बहुत इनका फेमस है। उन्हीं के द्वारा लिखी गई जो रचना है आज की वो है टू डैफोडिल्स। टू डैफोडिल्स आप देख सकते हैं, ये डैफोडिल्स के फ्लावर हैं, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे। ये डैफोडिल्स फ्लावर हैं। जितने सुंदर हैं उतना ही जल्द ये दुनिया से गुजर भी जाते हैं। इनका जल्दी गुजरना जो है कवि को अच्छा नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं कि कवि डैफोडिल से क्या कह रहे हैं। तो कवि जो है कह रहे हैं कि फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून। ए सुंदर डैफोडिल्स, ए प्यारे डैफोडिल्स, हम लोग मतलब मनुष्य, वीप टू सी यू हैस्ट अवे सो सून, आप इतना जल्दी, अभी आप सुबह में खिले, अभी दोपहर भी नहीं हुआ और आप जाने लगे, खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, मुरझाने लगे। कभी कहता है एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून। अभी सुबह सुबह जो धूप निकला, जो सूरज निकला, वो अभी दोपहर भी नहीं हुआ है और आप
गुड बाय कह रहे हो, आप जा रहे हो, कभी कह रहा है स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज रन, बट टू द इवेंट सॉन्ग एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विद यू अलोंग। कभी कह रहा है डेफोडिल से कि ठहरो ठहरो, जब शाम हो जाएगा हम लोग साथ में प्रेयर करेंगे। इवेंट सॉन्ग मतलब इवनिंग सॉन्ग, इवनिंग सॉन्ग मतलब इवनिंग प्रेयर। जो चर्च होता है, चर्च में शाम में जो प्रार्थना होती है उसको इवनिंग सॉन्ग भी कहा जाता है। तो कभी कह रहा है कि जो शाम में प्रार्थना होगी साथ में हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे और फिर साथ में ही चलेंगे, वी विल गो विद यू अलोंग। ठीक है, इसके बाद कभी कह रहा है, ये जो फर्स्ट स्टांजा है इसमें कभी रिक्वेस्ट कर रहा है, ठहरने को कह रहा है, यह बता रहा है कि हम मनुष्य जो है आपको देख करके बहुत दुखित रहते हैं कि आप इतना जल्द जाने लगते हैं, आप जल्द आपकी यह लीला समाप्त होने लगती है। लेकिन जो सेकंड स्टांजा है उसमें कभी जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ इज कंपेयर टू डैफोडिल्स। कैसे, आइए देखते हैं। वी हैव सो टाइम टू स्टे एज यू, वी हैव एज शॉर्ट ए स्प्रिंग, एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके। कभी कह रहा है कि वी हैव सो टाइम टू स्टे, हमें अर्थात मनुष्य को भी यहाँ बहुत कम समय के लिए ठहरना है। जिस तरह से तुम कम समय के लिए ठहरते हो उसी तरह से हम लोग भी कम समय के लिए ठहरते हैं इस दुनिया में। वी हैव एज शॉर्ट ए स्प्रिंग, एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डिके। जैसे तुम्हारा बसंत जो है बहुत छोटा है, बसंत यहाँ क्या कह सकते हैं, अलंकारिक भी कह सकते हैं। डैफोडिल्स के लिए तो स्प्रिंग यानी बसंत है, लेकिन मनुष्य के लिए स्प्रिंग जो है उसका यौवन काल है, उसकी जो जवानी है। बसंत मनुष्य के जीवन काल का बसंत क्या है, उसकी जवानी है। तो कह रहा है कि हमारा भी जो बसंत है बहुत छोटा ही है, एज क्विक अ ग्रोथ टू मिड डिके, और हम लोग भी बहुत जल्द डिके हो जाते हैं, ह्रास हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जीव और एनीथिंग वी डाई। आगे कह रहा है कि वी डाई एज योर आवर्स डू एंड ड्राई अवे। जैसे तुम्हारा समय खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस तरह से हमारा भी समय खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो क्लाइमेक्स है, एक तरह से कहा जा सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम है वो है लाइक टू द समर्स रेन और एज द पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू नेवर टू बी फाउंड अगेन। कभी कह रहा है कि जिस तरह से ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है, वर्षा हुई नहीं कि वर्षा गायब हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है, जल खत्म हो जाता है, वर्षा पता नहीं चलता है कि गर्मी के दिन में वर्षा होने के बाद जल कहाँ चला जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन है। या फिर सुबह की जो मॉर्निंग ड्यू है, जो शबनम के मोती हैं, जो ओस के मोती हैं, जो ओस की बूंदे हैं, सुबह में तो दिखाई पड़ती हैं घास पर, बहुत सुंदर लगता है देखना, लेकिन कुछ ही घंटों में वो उसकी जो बूंदे हैं कहाँ चली जाती हैं किसी को पता नहीं चलता है। तो कभी कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक समर्स रेन, ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक मॉर्निंग ड्यू, है ना, नेवर टू बी फाउंड अगेन। एक बार वो खत्म हो गया तो नेवर टू बी फाउंड अगेन, फिर वो दोबारा आपको कभी मिल नहीं सकता है। ठीक है, तो बहुत प्यारी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और यह कविता की खासियत है कि यह कार्प डियम जो कि एक लैटिन फ्रेज है। क्या है, लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ होता है सीज द डे, सीज द डे, या हम कह सकते हैं प्लक द मोमेंट, प्लक द मोमेंट। इसका मतलब है कि वर्तमान को एंजॉय कर लो, जो वर्तमान है, जो बीत गई सो बात गई, वो तो जो लौट करके आएगा नहीं। और फ्यूचर तो बिल्कुल डार्क में है, फ्यूचर कल किसने देखा है, जो भी है वो आज है, अभी है। तो कार्प डियम होरेस की एक रचना भी है इस पर, होरेस जो कि बहुत बड़े कवि हुए। तो सीज द डे या प्लग द मोमेंट मतलब वर्तमान जो है, अभी जो यह पल है, इसमें उसको एंजॉय कर लेने की बात कही जाती है। तो बहुत सारे जो विद्वान हैं कहते हैं कि दिस पोएम इज बेस्ड ऑन कार्प डियम। और कुछ लोग कहते हैं कि एक सैड पोएम है, सैडिस्टिक टोन वाली कविता है। सैडिस्टिक माने उदासी वाली, गम वाली। एक बात हम देखते भी हैं कि कवि जो है थोड़ा सा उसके अंदर सैड फीलिंग है, जिस तरह से
बात करता है डैफोडिल से, जिस तरह से ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रहा है, तो लग रहा है कि पोएट जो है थोड़ा सा सैड फीलिंग कर रहा है। तो ठीक है, यह कविता बहुत सुंदर कविता है। अब थोड़ा सा हम कुछ लिटरेरी डिवाइस की बात कर लें। तो देखिए, लिटरेरी डिवाइस की जहां तक सवाल है, तो पर्सोनिफिकेशन तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पर्सोनिफिकेशन है ही। क्यों? क्योंकि कभी कह रहा है कि स्टे स्टे, ठहरो ठहरो, या फिर कभी कह रहा है कि तुम्हें देख करके हम लोग रोने लगते हैं कि तुम बहुत जल्द गुजर जाते हो। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन ही है। क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद इसमें मेटाफर का भी हम देख रहे हैं कि यूज हुआ है। मेटाफर भी है, पल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू है, या फिर सिमिली भी है। सिमिली जहाँ की एज आ जाए, क्या आ जाए? एज आ जाए, या फिर एज या लाइक जहाँ आ जाता है तो सिमिली हो जाता है। इसमें अच्छा इमेजरी का भी प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं ड्यू है, रेन है, समर है, या फिर इस तरह का सन की भी चर्चा हो रही है। तो ये सब एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, सिमिली, मेटाफर, और वही नहीं, इसमें एलिट्रेशन भी है। हम देख सकते हैं एलिट्रेशन का भी प्रयोग है। जब कभी कह रहा है कि वी वीप, तो वी वीप, वी वीप, तो वी वीप ये एलिट्रेशन हो गया। तो इसमें एलिट्रेशन भी आया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले कविता में, अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।